हेलो गाइस, वेलकम टू सिविल मंत्रा यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपनी यूनिट 4 का पार्ट 4, जिसमें हम कवर करने वाले हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। ठीक है, तो ये जो एक्ट है ये एक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्ट है और ये पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो इसको देखते हैं कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट बेसिकली है क्या। इससे पहले इसको हम लोग एक टॉपिक है हमारे सिलेबस में जो है रेगुलेशन टू इन्फॉर्मेशन, या फिर जिसके हिसाब से एक एक्ट भी बना जो कि था राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। तो इसका इंट्रोडक्शन क्या है? सो दिस लॉ वाज पास्ड बाय पार्लियामेंट। कौन सा लॉ? राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट या फिर रेगुलेशन टू इन्फॉर्मेशन, जो हम लोग आरटीआई बोल रहे हैं। सो दिस लॉ वाज पास्ड बाय द पार्लियामेंट ऑन 15 जून 2005। तो ये जो मेरा लॉ था आरटीआई, वो कहाँ पर बेसिकली किसने पास किया था? वो मेरे पार्लियामेंट ने एज अ लॉ पास किया था। कब पास किया था? 15 जून 2005 में। और जब ये लॉ पास हुआ तो मैंने आप लोग को बताया था कि एक पहले हम लोग बिल पास करते हैं, फिर इवेंचुअली वो लॉ बनता है और उसके साथ साथ उसको टाइम लगता है पूरा अप्लाई होने में। तो 15 जून में ये जो लॉ था वो पास हुआ और 12 अक्टूबर 2005 में ये पूरी तरह फंक्शनल हो गया। ठीक है, सो एवरी डे, अब हर दिन क्या है, हर दिन कम से कम 4800 आरटीआई एप्लीकेशंस हमेशा फाइल होती हैं। तो 4800 आरटीआई एप्लीकेशन हर रोज डेली फाइल होती हैं। अब ये आरटीआई एप्लीकेशंस क्या है ये हम लोग अभी आगे देखेंगे। सो आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन कोडिफाइज अ फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन ऑफ इंडिया। अब क्योंकि ये राइट टू इन्फॉर्मेशन है, आरटीआई है, मतलब इन्फॉर्मेशन का हक। जैसे हमने फंडामेंटल राइट्स पढ़े थे तो उसमें मैंने बताया भी था कि ये जो राइट्स होते हैं ये सिटीजन्स ऑफ इंडिया के होते हैं। उसी तरह से जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है वो भी मेरा एक फंडामेंटल राइट है मेरे इंडियन सिटीजन्स का। उसके बाद है आरटीआई हैज प्रूवन टू बी वेरी यूजफुल बट इज काउंटर एक्टेड बाय द विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट 2011। तो आरटीआई ऐसे तो बहुत यूजफुल एक्ट है, लेकिन उसको काउंटर एक्ट कर दिया गया था एक एक्ट ने जिसका नाम था विसल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट 2011। ठीक है, तो अभी तक मुझे लगता है आप लोग को समझ में आया होगा कि आरटीआई बेसिकली क्या है। आरटीआई एक राइट है बेसिकली इंडियन सिटीजन्स का। अब ये राइट क्या है वो हम लोग आगे देखेंगे। इस लॉ को पास किसने किया था? इस लॉ को पार्लियामेंट ने पास किया था 15 जून 2005 ने। और ये फंक्शनल कब हुआ? ये 12 अक्टूबर 2005 में फंक्शनल हो गया। ठीक है, फिर देखते हैं हमारा मेन टॉपिक जो है राइट टू इन्फॉर्मेशन आरटीआई एक्ट 2005। तो इसके अंदर क्या क्या चीजें थी वो हम लोग देखते हैं। सो द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट ऑफ 2005 enforces timely responses to citizens request for government information। बेसिकली यहाँ पर क्या था कि राइट टू इन्फॉर्मेशन में क्या था कि जो भी सिटीजन्स थे वो रिक्वेस्ट करते थे कि गवर्नमेंट की जो भी प्रोसेस हैं, जो भी फंक्शंस हैं, उसमें क्वेश्चन करने का हक। मतलब बेसिकली गवर्नमेंट ने जो भी प्लान्स बनाए हैं, जो भी स्कीम्स बनाई हैं, जो भी इनिशिएटिव लिए हैं गवर्नमेंट के लेवल पे, उन चीज़ों को क्वेश्चन करना, उन चीज़ों को बेसिकली पता लगाना कि वो जो चीज़ें हैं वो हमारी रियल रेलिवेंट है कि नहीं, इसको हम लोग बोलते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन। बेसिकली इसको राइट टू इन्फॉर्मेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि गवर्नमेंट की स्कीम्स के बारे में और इन्फॉर्मेशन जानना, उनके बारे में और पता लगाने का हक किसका है? इंडियन सिटीजन्स का है। इसीलिए इसको राइट टू इन्फॉर्मेशन कहते हैं, मतलब इन्फॉर्मेशन लेने का हक। उसके बाद है दिस एक्ट स्टैंड एज अ क्रूशियल एम्पावरमेंट टूल फॉर द ऑर्डिनरी सिटीजन। और ये जो ऑर्डिनरी सिटीजन थे उनके लिए एक एम्पावरमेंट का टूल था, उनको एक पावर प्रोवाइड करता है, इनेबलिंग देम टू क्वेश्चन गवर्नमेंटल प्रोसेस एंड फंक्शन। तो जैसे मैंने बताया कि ये क्या है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है जो कि नॉर्मल सिटीजन्स को, ऑर्डिनरी सिटीजन्स को एक पावर प्रोवाइड करता है ताकि वो जो गवर्नमेंट के प्रोसेस हैं, जो भी फंक्शंस हैं, जो भी स्कीम है, उनको क्वेश्चन कर सके, उनके बारे में और इन्फॉर्मेशन ले सके। It has been extensively utilized by citizens and media alike to uncover instances of corruption, track progress in government initiatives, and access information regarding expenditures among other aspects। तो बेसिकली इस एक्ट से क्या था, जो सिटीजन्स थे उनको ये एक्ट किस तरह से यूटिलाइज कर रहा था? उनको ये एक्ट इस तरह से यूटिलाइज कर रहा था कि ये जो सिटीजन्स थे अब ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज और उनके प्रोसेस को क्वेश्चन जब करेंगे तो उस केस में जो करप्शन के चांस हैं वो कम हो जाते हैं। उसके साथ साथ जो गवर्नमेंट अपने जो भी प्रोसेस ला रही है, जो भी इनिशिएटिव ले रही है, जो भी स्कीम ला रही है, उसका प्रोग्रेस क्या चल रहा है, किस तरह से वो लोगों को बेनिफिट करेगा, वो सब चीज़ें यहाँ पर कवर हो जाती हैं। उसी के साथ साथ गवर्नमेंट ने कहाँ कहाँ चीज़ एक्सपेंड करी, कहाँ पर स्पेंड की चीज़ें, वो सारी चीज़ों का भी इंफॉर्मेशन की जो एक्सेस है वो मेरे नॉर्मल सिटीजन्स को मिल जाती है।
फिर है अंडर द परव्यू ऑफ दिस एक्ट फॉल ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज, गवर्नमेंट एजेंसीज एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशंस सब्सटैंशियली फाइनेंस्ड और कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। तो इस एक्ट के अंदर सारे कॉन्स्टिट्यूशन के अथॉरिटीज आ गई, गवर्नमेंट एजेंसीज पे भी आप क्वेश्चन कर सकते हो, साथ ही साथ जो ऐसी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको गवर्नमेंट कंट्रोल करते हैं वहां पे भी आप क्या कर सकते हो, इनको हम क्वेश्चन कर सकते हैं, वहां से उनकी स्कीम्स और उनके प्रोसेस की जानकारी आप लोग ले सकते हो। ठीक है, तो ये था मेरा राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। फिर है मेरा फर्दरमोर द एक्ट मैंडेट्स दैट पब्लिक अथॉरिटीज एट बोथ द यूनियन and the state government level must promptly respond to citizen request for information। और इस एक्ट में ये मैंडेटरी कर दिया गया था कि जो भी पब्लिक अथॉरिटीज हैं, चाहे वो यूनियन लेवल पे हों चाहे वो स्टेट लेवल पे, जैसे मैंने बताया भी था फर्स्ट यूनिट में कि हमारे जो इंडिया में फेडरल सिस्टम चलता है जिसमें एक यूनियन गवर्नमेंट होती है, एक सेल्फ गवर्नमेंट होती है। तो जितनी भी अथॉरिटीज इस लेवल पे काम कर रही हैं, यूनियन के लेवल पे चाहे स्टेट के लेवल पे, वहाँ केस में जो भी पब्लिक अथॉरिटीज होंगी उनके पास उनका ये कर्तव्य है, उनको ये मैंडेटरी करा गया कि उनको जल्द से जल्द, प्रॉम्प्टली का मतलब क्या है, प्रॉम्प्टली का मतलब है कि उनको जल्द से जल्द रिस्पॉन्ड करना है जो भी सिटीजन्स हैं इंडिया के। मतलब सपोज करो कि जो भी मेरे इंडियन सिटीजन है उन्होंने एक पर्टिकुलर मैटर पे अपनी रिक्वेस्ट डाली कि हमें इस पर्टिकुलर मैटर की इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो उस केस में जो पब्लिक अथॉरिटीज हैं उनको ये मैंडेटरी कर दिया गया कि आप प्रॉम्प्टली या फिर जल्दी से जल्दी इनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने का जो काम है वो पब्लिक अथॉरिटीज को मिला। Additionally, the Act imposes penalties on authorities for delays in responding to citizens within the specified time frame। और यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि जल्द से जल्द सिटीजन्स को रिस्पॉन्ड करना मैंडेटरी करा गया था, और अगर कोई अथॉरिटी डिले करती है, टाइम लगाती है लोगों की बेसिकली उनकी रिक्वेस्ट को फुलफिल करने में, उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने में, बेसिकली क्या होगा कि इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने में वो डिले कर रही है एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम की, जैसे कि है कि 1 से 2 दिन में, एक कोई भी टाइम फ्रेम होगा उसके हिसाब से अगर आपने डिले किया कि 1-2 दिन में आपने उन लोगों को रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो उस केस में जो अथॉरिटीज हैं, पब्लिक अथॉरिटीज, बोथ एट द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट लेवल, उन पे पेनल्टीज लगेंगी और उनको वो पेनल्टीज भरनी पड़ेंगी। ठीक है, उसके बाद है कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हम इंडियन सिटीजन्स आरटीआई के थ्रू ले सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहली है citizens have the right to request any information from government authorities that can be disclosed to parliament। तो ऐसी सभी इंफॉर्मेशन की रिक्वेस्ट हम लोग डाल सकते हैं जो कि कहाँ पर है, गवर्नमेंट अथॉरिटीज पे हम लोग बेसिकली वहां से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, और जहां पर ऐसी इंफॉर्मेशन जो पार्लियामेंट में डिस्क्लोज हो सकती हो। तो ये याद रखिएगा कि अगर कोई भी इंफॉर्मेशन की रिक्वेस्ट आपको चाहिए तो उस केस में आपको ऐसी इंफॉर्मेशन की रिक्वेस्ट लेनी होगी जो कि पार्लियामेंट में डिस्क्लोज कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेरा सर्टेन इन्फॉर्मेशन दैट कुड इम्पैक्ट इंडियाज सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी इज एक्सेम्प्टेड फ्रॉम आरटीआई's स्कोप। और ऐसी सभी चीजें, ऐसी सभी इंफॉर्मेशन की रिक्वेस्ट आप लोग नहीं डाल सकते हो जो कि इंडिया की सॉवरेनिटी और उसकी इंटीग्रिटी को बेसिकली भंग करे या फिर उसको कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे। तो नेशन की सिक्योरिटी को मेंटेन करने के साथ साथ आरटीआई में कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि नॉर्मल सिटीजन्स से अलग रखी गई हैं, वो नॉर्मल सिटीजन्स उस चीज की इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते हैं, जैसे कि कोई इंडिया में जो भी चीज होती हैं जो वॉर से रिलेटेड होंगी वो चीजें यहाँ पर डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फिर इंफॉर्मेशन कंसर्निंग, जैसे मैंने बताया भी कि इंटरनल सिक्योरिटी, हमारी इंडिया की सिक्योरिटी की जो चीजें हैं वो, फिर फॉरेन रिलेशंस क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड कैबिनेट डिस्कशन आर ऑल एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द परव्यू ऑफ द आरटीआई। तो इसी के कंटिन्यूएशन में ये पॉइंट हो गया कि ऐसी सभी इंफॉर्मेशन जो कि इंडिया की सिक्योरिटी को प्रॉब्लम कर सकती है, या फिर जो फॉरेन रिलेशंस हैं इंडिया के दूसरी कंट्री के साथ, या फिर जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है जो हम लोगों ने पढ़ा भी हुआ है उससे रिलेटेड, या फिर कैबिनेट की मीटिंग में जो भी डिस्कशन हुआ वो डिस्कशन कोई भी सिटीजन उस चीज की इंफॉर्मेशन नहीं ले सकता है। बाकी आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, प्रोग्राम है, लेकिन इन सब चीजों को आरटीआई के जो बोल सकते हो, आरडीआई का जो भी उसका करिकुलम है, जो भी उसका मेन है, उसमें से ये चीजें हटा दी गई हैं, उनमें से ये चीजें इंक्लूड नहीं की गई हैं। ठीक है, तो राइट टू इन्फॉर्मेशन इन शॉर्ट क्या है, राइट टू इन्फॉर्मेशन है इन्फॉर्मेशन लेने का हक जो कि नॉर्मल सिटीजन्स के पास होता है, जहां पर वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज, प्रोसेस, उनके जो फंक्शंस हैं उनको क्वेश्चन कर सकते हैं। कुछ चीजें इसमें से एग्जेम्प्टेड है और बाकी सारी चीजें इसमें आप क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, अब है कि आरटीआई का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो एक तो ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि यहाँ पर क्या होगा,
कि अगर आप क्वेश्चन करोगे तो उस केस में करप्शन होने के चांसेस कम है। उसके साथ साथ इन अ कंट्री वेयर द नेशनल मोटो इज सत्यमेव जयते, जो हमें सबको पता है कि ट्रुथ अलोन शैल ट्रायम्फ, की सच ही सब कुछ है, वी हैव फाउंड मीडिया रिपोर्ट्स ऑफ मोर देन 311 इंस्टेंसेस ऑफ अटैक ऑन और हरासमेंट ऑफ सिटीजन सीकिंग इंफॉर्मेशन अंडर द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। And indeed, the basic objective of the Right to Information Act, RTI Act, is to empower the citizens and promote transparency। तो जैसे मैंने पहले ही बताया था, ये जो एक्ट है ये सिटीजन्स को एक ऐसी पावर दे देता है जिससे वो गवर्नमेंट की फंक्शंस और उनके प्रोसेस को क्वेश्चन कर सके, और इसके साथ साथ जो हमारी गवर्नेंस है, गवर्नमेंट कैसे काम कर रही है, उसमें एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन हो सके। ट्रांसपेरेंसी का मतलब है कि ऐसी चीजें जो गवर्नमेंट हमारे लिए कर रही है वहां पर एक ट्रांसपेरेंसी हो, ओपेकनेस नहीं होनी चाहिए। मतलब कि अब गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ प्रोसेस या फिर कुछ स्कीम्स लॉन्च कर रही है और उसमें क्या क्या अंदर चीजें चल रही हैं ये हमें इसके बारे में पता ही नहीं है, तो इससे क्या होगा, इससे हमें गवर्नमेंट पे उतना बिलीव नहीं हो पाएगा कि गवर्नमेंट हमारे वेलफेयर के लिए कुछ कर रही है कि नहीं कर रही है। इसीलिए यहाँ पर ये राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट बनाया गया ताकि गवर्नमेंट के जो भी पॉलिसीज हैं, जो भी स्कीम्स हैं, वो लोग नियर फ्यूचर या फिर लॉन्च कर चुके हैं वहां पर हम क्वेश्चन कर सकें और इससे ट्रांसपेरेंसी मेंटेन हो पाए। ठीक है, उसके बाद है अब इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ आरटीआई एक्ट इज टू एम्पावर द सिटीजन एंड प्रमोट ट्रांसपेरेंसी अमंग द पीपल अबाउट द वर्किंग्स ऑफ द गवर्नमेंट, जो हमने ऊपर भी कवर किया। Since the act gives power to the common people to seek information from the government, it makes the government accountable for their work done. This way the act will protect the government from doing any wrong work like corruption etc. तो जैसे मैंने बताया भी कि ये जो एक्ट है ये कॉमन पीपल को, नॉर्मल सिटीजन्स को वो पावर देता है कि वो गवर्नमेंट के जो पॉलिसीज हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो उसको क्वेश्चन कर सके। अब इससे क्या होगा, अगर आपके वर्क को कोई अपोज करने वाला होगा या फिर उसको क्वेश्चन करने वाला होगा तो उस केस में आप 100 बार सोचोगे कोई भी गलत काम करने से पहले। ठीक है, तो वही चीज इस केस में भी है कि गवर्नमेंट जो भी है वो करप्शन जैसा कोई गलत काम करने से पहले 100 बार सोचेगी, क्योंकि उसको पता होगा कि जो नॉर्मल सिटीजन्स हैं उनके पास ये राइट है, उनके पास ये पावर है कि वो उनकी स्कीम्स, उनके इस अगर उन्होंने करप्शन किया है तो उस चीज को जो भी नॉर्मल पीपल है वो क्वेश्चन करेंगे। तो इस केस में ये जो करप्शन का एस्पेक्ट है वो भी बहुत कम हो जाता है आरटीआई की वजह से। ठीक है, अब व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इज कवर्ड अंडर द आरटीआई। So the information can be in any form like audio, email, press, document, files, records, contracts, paper, sample, etc. or any other material which is in electronic form. तो बेसिकली यहाँ पर ये बताया गया है कि किस तरह की इंफॉर्मेशन आरटीआई एक्ट के अंदर कवर की जाती है। तो इंफॉर्मेशन जो है वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, या तो वो कोई ऑडियो इन्फॉर्मेशन होगी, ईमेल के थ्रू इन्फॉर्मेशन हो सकती है, कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है, कोई फाइल हो सकती है, किसी भी चीज़ का रिकॉर्ड हो सकता है, या फिर जो इन्फॉर्मेशन है वो एज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में होगी, किसी पेपर के फॉर्म में हो सकती है, या फिर और भी बहुत सारे तरीके में हो सकती है। हो सकता है जो इन्फॉर्मेशन है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी हो। The scope of information also covers the private body and where the information of the private body is accessible to the public authority under any provided law. The government is going to introduce a bill to amend the RTI Act 2005, which will change pay and allowances of information commissioners who currently enjoy benefits equivalent to election commissioners. The move has been criticized by activists who said it will affect independence and neutrality of the transparency panel. तो बेसिकली यहाँ पर क्या था कि RTI एक्ट में अब क्योंकि ये आरटीआई एक्ट है तो यहाँ पर कुछ कमिश्नर्स, कुछ लोग काम करते हैं जो आपको बेसिकली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने, अभी हम लोग देखेंगे भी कि आरटीआई में क्या क्या अमेंडमेंट हुआ, तो गवर्नमेंट ने बेसिकली सोचा कि हम लोग एक बिल के थ्रू उन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि आरटीआई एक्ट में कुछ अमेंडमेंट होने चाहिए, जिससे क्या होगा कि जो भी पे है, जो भी अलाउंसेज हैं जो आरटीआई के कमिश्नर्स को मिल रहे हैं, वो कुछ उनको चेंज करने का बेसिकली यहाँ पर प्रस्ताव रखा गया। और वो जो उनकी जो पे थी वो किसके इक्विवेलेंट थी, वो इलेक्शन कमिश्नर्स के इक्विवेलेंट थी। तो बेसिकली इनके पे या फिर इनके अलाउंसेस में चेंज करने के लिए ये अमेंडमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया। और ये जो मूव था गवर्नमेंट की तरफ से वो बहुत से लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया। अब ये क्यों क्रिटिसाइज किया, ये इसीलिए क्रिटिसाइज किया कि अगर जो कमिश्नर्स हैं उनकी पे में अगर किसी भी तरह का वेरिएशन आया तो हो सकता है कि वो जो यहाँ पर लोगों को इन्फॉर्मेशन दे वो इन्फॉर्मेशन ज़्यादा सही ना हो, और इससे क्या होगा, जो भी ट्रांसपेरेंसी हम लोग देख रहे थे, जो लोगों को पावर मिली थी कि वो ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करे, वो ट्रांसपेरेंसी यहाँ पर मेंटेन नहीं हो पाएगी। ठीक है, वही चीज़ है कि पहले हमने देखा कि एक्ट बनाया क्यों गया है।
अब इसको ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स वाइज भी देख लो, वही चीज जो हमने पढ़ी कि सिटीजन्स को वो पावर मिल सके जिससे वो गवर्नमेंट की चीजों को क्वेश्चन कर सके। इससे क्या होगा, करप्शन जैसी चीज जो है वो क्या होगी, वो खत्म हो जाएगी। उसके बाद है टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो ट्रांसपेरेंसी तो हमने देख लिया कि गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज हैं, जो भी फंक्शंस हैं, जो भी स्कीम्स हैं, उसके बारे में हम लोग को पता होगा और इससे एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होगी। साथ ही साथ जो गवर्नमेंट है वो अकाउंटेबिलिटी भी करेगी, मतलब जो गवर्नमेंट है वो अकाउंटेबल होगी। और वैसे जैसे मैंने बताया भी कि अगर उसको करप्शन सोच भी रही होगी वो करप्शन करने का, तो वो 100 बार सोचेगी, क्योंकि वो अकाउंटेबल है लोगों के क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए। उसके बाद है टू कंटेन करप्शन, तो करप्शन भी कम होगा। साथ ही साथ टू इनहांस पीपल पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेटिक प्रोसेस। तो अब सिंस इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, तो यहाँ पर पीपल का जो पार्टिसिपेशन है गवर्नमेंट की पॉलिसीज में, उनके प्रोग्राम्स में, वो भी यहाँ पर इनहांस हो जाएगा। ठीक, अब इसको अडॉप्ट करने की रीजंस क्या थे? सो द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर अडॉप्शन ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट आर एज फॉलोज। जैसे कि करप्शन और स्कैंडल्स हैं, इनको कम करना। तो सबसे पहला रीजन तो यही था कि जो भी करप्शन है, जो भी स्कैंडल्स चल रहे हैं गवर्नमेंट के लेवल पे, उन सबको कम करने के लिए आरटीआई एक्ट को इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद है इंटरनल प्रेशर एंड एक्टिविज्म, तो ये भी एक रीजन था। फॉर नेक्स्ट है मेरा मॉडर्नाइजेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी। तो बेसिकली मॉडर्न जो है, जो भी मॉडर्नाइजेशन है उसको प्रमोट करना, साथ ही साथ जो इंफॉर्मेशन सोसाइटी है उसको बेसिकली प्रमोट करने का जो रीजन था वही ये था कि हमें इंफॉर्मेशन एक्ट को अडॉप्ट करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है इसके फीचर्स ऑफ द एक्ट। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन पूछा जाता है कि ये एक्ट के अंदर क्या है, लेकिन सिंस यहाँ पर ये कोर्स के अंदर है तो मैं बता देती हूँ। फीचर्स ऑफ द एक्ट में इसके सेक्शन 1 में क्लॉज 2 के अंदर लिखा हुआ है कि इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो बेसिकली जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट था उसमें बहुत सारे फीचर्स थे, इंपॉर्टेंट फीचर्स यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं। तो इस एक्ट के सेक्शन 1 में क्लॉज 2 जो था उसमें ये लिखा हुआ था कि ये जो एक्ट है ये पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल है, मतलब कहीं पर भी रहे, अगर आप हो इंडियन सिटीजन हो तो उस केस में आप गवर्नमेंट की पॉलिसीज को क्वेश्चन कर सकते हो, वहां पर ट्रांसपेरेंसी आप प्रमोट कर सकते हो। लेकिन ये कहाँ पर नहीं लगता है, ये मेरे स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो है वहां पर ये एक्ट नहीं लगता है। ठीक है, तो ये याद रखता है कि जम्मू एंड कश्मीर में ये एक्ट नहीं लागू होता है। नेक्स्ट है मेरा सेक्शन 2 जो था जिसका F है, उसमें क्या है, इंफॉर्मेशन मीन्स एनी मटीरियल इन एनी फॉर्म इंक्लूडिंग रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स, मेमोज, ईमेल, ओपिनियंस, एडवाइसेस, प्रेस रिलीजेस, सर्कुलर्स, ऑर्डर्स, लॉग बुक्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, रिपोर्ट, सैंपल, models, data material held in any electronic form and information relating to any private body which can be accessed by a public authority under other law for the time being in force। तो बेसिकली यहाँ पर क्या बताया गया था, जैसे मैंने पीछे ही बताया था कि इन्फॉर्मेशन किस फॉर्म में होगी, इन्फॉर्मेशन किसी भी फॉर्म में हो सकती है, हो सकता है वो ऑडियो के फॉर्म में हो, डॉक्यूमेंट के फॉर्म में हो, फाइल के फॉर्म में हो। अब यहाँ पर और चीज़ें मेंशन है कि कैसे कैसे मेरी इन्फॉर्मेशन हो सकती है, रिकॉर्ड के फॉर्म में हो सकती है, डॉक्यूमेंट के फॉर्म में हो सकती है, ईमेल के फॉर्म में हो सकती है। तो वो सारी चीज़ें मेरी सेक्शन 2F में मेंशन थी। फिर आता है मेरा सेक्शन 2 का जो J था, उसमें क्या था, सो द राइट टू इन्फॉर्मेशन मीन्स द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्सेसिबल अंडर दिस एक्ट विच इज हेल्ड बाय और अंडर द कंट्रोल ऑफ एनी पब्लिक अथॉरिटी एंड इंक्लूड द राइट्स टू। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर पब्लिक अथॉरिटीज इन्वॉल्व होती हैं, स्टेट और सेंट्रल लेवल दोनों के ऊपर, और उनका ये बेसिकली मैंडेटरी कर दिया गया कि वो लोगों के क्वेश्चंस का आंसर प्रॉम्प्टली दें। और मैंने बताया भी था पीछे कि अगर ये जो अथॉरिटीज हैं ये लोगों का आंसर प्रॉम्प्टली नहीं देती हैं, डिले करती हैं, तो उस केस में इनको पेनल्टी भी भरनी पड़ती है। ठीक है, अब ये राइट क्या होगा, यहाँ पर इंस्पेक्शन होगा उनके वर्क का, डॉक्यूमेंट का, रिकॉर्ड का। फिर टेकिंग नोट्स, एक्सट्रैक्ट्स और सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड। फिर ये सब मैं बता रही हूँ कि ये सब राइट्स क्या है उसमें, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में। फिर है टेकिंग सर्टिफाइड सैंपल्स ऑफ मटेरियल। फिर है ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ डिस्केट्स, फ्लॉपीज, टेप्स, वीडियो कैसेट्स और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड और थ्रू प्रिंट आउट्स वेयर सच इन्फॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर और इन एनी अदर डिवाइस। तो बेसिकली यहाँ पर लिखा गया है कि आपके पास राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के अंदर क्या क्या राइट है। सबसे पहले आप जो गवर्नमेंट का वर्क है उसको इंस्पेक्ट कर सकते हो, उनका नोट ले सकते हो, उस मटेरियल के एक सर्टिफाइड सैंपल ले सकते हो। साथ ही साथ आपको ये जो इन्फॉर्मेशन है जो ये पब्लिक अथॉरिटीज देंगे वो किस फॉर्म में देंगे, अब मैंने पीछे ही बताया था कि वो बहुत सारे फॉर्म में हो सकता है, या तो वो किसी डॉक्यूमेंट के फॉर्म में होगा, फाइल के फॉर्म में होगा, रिकॉर्ड के फॉर्म में होगा। उसके साथ साथ वो फ्लॉपी जो आती थी पहले, चलती थी फ्लॉपी डिस्क, उसके फॉर्म में हो सकता है, टेप्स के थ्रू आप ले सकते हो इन्फॉर्मेशन, साथ ही साथ आप कैसेट्स के फॉर्म में ले सकते हो।
और अगर वो जो इन्फॉर्मेशन है सपोज करो कर वो कंप्यूटर के अंदर सेव है तो वो इन्फॉर्मेशन आप थ्रू प्रिंट आउट भी ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली तरीका बताया गया है कि किस किस तरह से आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। अब है मेरा कि व्हाट इज पब्लिक अथॉरिटी। इतनी देर से हम लोग बोल रहे हैं पब्लिक अथॉरिटी है, तो पब्लिक अथॉरिटी को ये मैंडेटरी करा गया है कि उनको ये सवाल का जवाब देना ही पड़ेगा लोगों का, अगर नहीं देते हैं तो उस केस में पेनल्टी मिलेगी। तो ये पब्लिक अथॉरिटी क्या है तो देखते हैं। सो पब्लिक अथॉरिटी मीन्स एनी अथॉरिटी और बॉडी और इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड और कॉन्स्टिट्यूटेड। मतलब पब्लिक अथॉरिटी का मतलब है कोई ऐसी अथॉरिटी या फिर उस इंस्टीट्यूशन या फिर कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन या फिर उस इंस्टीट्यूशन की बॉडी, मतलब ऐसी कोई अथॉरिटी जो कि सेल्फ गवर्नमेंट में स्टैब्लिश हुई है और उसके अंदर क्या है, बाय और अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, बाय एनी अदर लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर, बाय नोटिफिकेशन इशूड और ऑर्डर मेड बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। तो बेसिकली पब्लिक अथॉरिटी क्या है, एक ऐसी अथॉरिटी, एक ऐसी इंस्टीट्यूशन जो कि सेल्फ गवर्नमेंट ने एस्टैब्लिश की है। अब एस्टैब्लिश करी है तो किसके अंडर है, अब ये जो मेरी पब्लिक अथॉरिटी होगी ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हो सकती है या फिर ये कोई ऐसे लॉ के थ्रू आई है जो पार्लियामेंट में है या फिर ये किसी नोटिफिकेशन के थ्रू आई है। अब इस नोटिफिकेशन के अंदर क्या होगा, एक ऐसी बॉडी जो ओन, कंट्रोल और सब्सटैंशियली फाइनेंस्ड है, मतलब उसने खुद से ही खुद को फाइनेंस किया है, मतलब गवर्नमेंट के थ्रू फाइनेंस हुई है, या फिर कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, सब्सटैंशियली फाइनेंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय फंड्स प्रोवाइडेड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। तो यहाँ पर क्या है, इन्होंने खुद से खुद अपने को फाइनेंस किया है, कोई ऐसी बॉडी जिसने खुद से फाइनेंस किया है खुद को। लेकिन जो सेकंड वाली कैटेगरी है वो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन तो हैं, लेकिन यहाँ इनका जो फाइनेंस का सिस्टम है वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली जो गवर्नमेंट के फंड्स होते हैं उस पर लेता है, मतलब ये गवर्नमेंट फंड्स के थ्रू अपने को फाइनेंस करती हैं। ठीक है, तो पब्लिक अथॉरिटी क्या है, एक ऐसी अथॉरिटी, एक ऐसी इंस्टीट्यूशन जो कि सेल्फ गवर्नमेंट ने स्टैब्लिश की है और वो किसके अंदर आती है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आ सकती है, पार्लियामेंट के अंदर आ सकती है या फिर इन सारे नोटिफिकेशन के अंदर आ सकती है। ठीक है, फिर है सेक्शन 4 ऑफ द आरटीआई एक्ट रिक्वायर्स सुआ मोटो डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन बाय ईच पब्लिक अथॉरिटी। जो मैंने बताया भी था अभी, सुआ मोटो डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, बेसिकली ये एक फ्रेज है जिसका मतलब है कि आपको जल्दी से जल्दी लोगों को इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना चाहिए, जो मैंने पीछे ही बताया था वही चीज है यहाँ पर। However, such disclosure have remained less than satisfactory. Section 8(1) mentions exemptions against furnishing information under RTI Act. अब बेसिकली यहाँ पर ये बताया गया कि अलग अलग सेक्शंस में क्या क्या चीजें मेंशन है। सेक्शन 8(2) provides for disclosure of information exempted under official secrets. तो यहाँ पर बेसिकली इस सेक्शन के अंदर बताया गया है कि कौन सी इंफॉर्मेशन लोगों से एग्जेम्प्ट करके रखी गई है इफ लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट इज सर्व्ड। उसके बाद है दिस एक्ट ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। जो मैंने पीछे बताया था कि इस एक्ट में इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स अपॉइंट करे जाते हैं और बेसिकली जो आरटीआई एक्ट में अमेंडमेंट था वो बेसिकली अमेंडमेंट इसीलिए किया गया था ताकि जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हैं उनकी जो पे है, उनकी जो अलाउंसेस हैं वहां पर चेंज कर सके। पब्लिक अथॉरिटीज हैव डेजिग्नेटेड सम ऑफ इट्स ऑफिसर्स एज पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स। और जो पब्लिक अथॉरिटीज के जो लोग थे उसमें से कुछ लोग मेरे पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर भी बन गए थे। They are responsible to give information to a person who seeks information under the RTI Act। और यही जो लोग हैं यही रिस्पॉन्सिबल हैं लोगों की इंफॉर्मेशन उनको देने के लिए RTI एक्ट के अंडर जो लिखा हुआ है। ठीक है, टाइम पीरियड क्या है, मैंने बताया था कि कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड अगर उन्होंने नहीं उस टाइम पीरियड में रिस्पॉन्स किया पब्लिक अथॉरिटी ने तो उनको पेनल्टी देनी पड़ती है। तो वो टाइम पीरियड क्या है, सो इन नॉर्मल कोर्स इंफॉर्मेशन टू एन एप्लीकेंट इज टू बी सप्लाइड विद इन 30 days फ्रॉम द रेसिपेंट और रेसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशन बाय द पब्लिक अथॉरिटी। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली क्या बताया गया है कि अगर किसी जो एप्लीकेंट है उसने अपनी रिक्वेस्ट डाली इन्फॉर्मेशन को लेने की कि उसको पर्टिकुलर मैटर में इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो उस केस में 30 दिन जब से उसने उसकी एप्लीकेशन किसी पब्लिक अथॉरिटी को रिसीव हुई है उसके 30 दिन के अंदर अंदर पब्लिक अथॉरिटी मैंडेटली उनको आंसर देना पड़ता है उनके क्वेश्चंस का, वहां पर उनको सारी इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है। अब है इफ द इंफॉर्मेशन सॉर्ट कंसर्न्स द लाइफ और लिबर्टी ऑफ अ पर्सन इट शैल बी सप्लाइड विद इन 48 आवर्स। लेकिन कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जिससे किसी पर्सन की लाइफ अगर वो कंसर्न है तो कि मतलब कोई भी पर्सन है वो अपनी इंफॉर्मेशन वहां पर लेने आया है और वहां पर उसकी लाइफ उससे कंसर्न है तो उस केस में जो इंफॉर्मेशन है वो जल्द से जल्द देनी चाहिए और वो कम से कम 48 आवर्स के अंदर अंदर मिल जानी चाहिए उस पर्सन को।
उसके बाद है इन केस द एप्लीकेशन इज सेंड थ्रू द असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, जो मैंने पीछे ही बताया था कि कुछ जो पब्लिक अथॉरिटी होती है वो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर बन जाते हैं, और इट इज सेंड टू अ रॉन्ग पब्लिक अथॉरिटी, मतलब ये जो एप्लीकेशन है, जो पर्सन है उसने अगर रिक्वेस्ट डाली कि उसको एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन चाहिए और वो जो रिक्वेस्ट है वो किसी गलत पर्सन पे चली गई, मतलब वो किसी असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर जो है उसके थ्रू चली गई, या फिर वो किसी गलत पब्लिक अथॉरिटी पे चली गई, तो उस केस में क्या होगा, 5 days शैल बी एडेड टू द पीरियड ऑफ 30 days और 48 hours एज द केस में बी। तो उस केस में क्या होगा, क्योंकि ये गलत पब्लिक अथॉरिटी पे के पास चली गई है, तो उस केस में 5 दिन और ऐड हो जाएंगे, मतलब अभी तक आपको 30 दिन मिल रहे थे, फिर आपको 35 days मिलेंगे, और अगर 48 hours था तो उसमें 48 hours में 5 घंटे और ऐड हो 5 दिन और ऐड हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद है अब ये इंपॉर्टेंस इसकी क्या है आरटीआई एक्ट की। सो द आरटीआई एक्ट 2005 डिड नॉट क्रिएट अ न्यू ब्यूरोक्रेसी फॉर इम्प्लीमेंटिंग द लॉ। तो बेसिकली जो आरटीआई एक्ट था उसने कोई न्यू ब्यूरोक्रेसी, जो एक सिस्टम होता है जहां पर ब्यूरोक्रेसी क्या है, बेसिकली देखो ब्यूरोक्रेसी होता है एक ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जहां पर जो लोगों की पावर्स हैं, जो उनकी पावर्स का जो डिवीजन करा गया है वो उनके लेवल के बेसिस पे किया गया है, जैसे ग्रुप ए ऑफिसर्स की इनकम अलग होगी, ग्रुप बी की अलग होगी, इस तरह से। तो यहाँ पर इसने जो आरटीआई एक्ट था इसने कोई नई ब्यूरोक्रेसी नहीं बनाई, इसने सिर्फ बस क्या किया, इसने एक लॉ बनाया लोगों को बेनिफिट पहुंचाने के लिए, लोगों को पावर देने के लिए। इंडीड it tasked and mandated officials in every office to change their attitude and duty from one of the secrecy to one of the sharing and opinions। तो बेसिकली यहाँ पर क्या था कि आरटीआई एक्ट में ये मैंडेटरी कर दिया गया, जो ऑफिशियल्स हैं, जो भी लोग हैं, जो पब्लिक अथॉरिटीज हैं, उनको अपना बिहेवियर चेंज करना चाहिए, अपना एटीट्यूड चेंज करना चाहिए, जहां वो सोच रहे हैं कि उनको जो भी चीजें हैं वो सीक्रेटली करनी है, तो इस सीक्रेटली से उनको कहाँ जाना है, उनको जाना है ओपिनियंस पे, और उनको ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करना है, लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी है। So it carefully and deliberately empowered the Information Commission to be the highest authority in the country with the mandate to order any office in the country to provide information as per the provisions of the Act, and it empowered the commission to fine any official who did not follow the mandate। जो मैंने पीछे ही बताया था कि इंफॉर्मेशन कमीशन के अंदर हर एक पर्सन की, हर एक जो भी अथॉरिटी है उसकी ये ऑब्लाइजरी कर दिया गया, मैंडेटरी कर दिया गया कि उसको लोगों के इन्फॉर्मेशन, जो भी क्वेश्चंस हैं उसको इन्फॉर्मेशन देनी है। और अगर ये जो कमीशन है ये उसकी बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके पास ये पावर दी गई कि अगर कोई ऐसा ऑफिशियल है, अगर कोई ऐसी पब्लिक अथॉरिटी है जो लोगों के जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी उनको आंसर्स हैं नहीं दे रही है, तो उस केस में वो उनसे पेनल्टी दे सकती है। फिर है राइट टू इन्फॉर्मेशन हैज बीन सीक एज द की टू स्ट्रेंथनिंग पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी एंड अशरिंग इन पीपल सेंटर्ड गवर्नेंस। तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया था कि पीपल का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी की तरफ, और एक सेंटर्ड गवर्नेंस भी यहाँ पर क्रिएट होगी। एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन कैन एम्पावर द पुअर एंड वीकर सेक्शन। तो वही चीज़ है कि अगर इन्फॉर्मेशन सबको एक्सेस कर दी गई तो ये पावर प्रोवाइड करेगी पुअर सेक्शन को भी, सोसाइटी के वीकर सेक्शन को भी, और नॉर्मल पीपल को भी, एंड गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट पब्लिक पॉलिसीज एंड एक्शंस देयर बाय लीडिंग टू देयर वेलफेयर। और इससे क्या होगा, इससे उनका वेलफेयर होगा। It showed an early promise by exposing wrongdoings at high places such as in the organization of Commonwealth Games and the allocation of 2G spectrum and coal block। तो इससे क्या होगा, जो भी wrong doings हैं वहाँ पर क्या होगा, उनको expose करेगी। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल लिया गया है कॉमनवेल्थ का, अगर वहाँ पर कोई चीज़ होगी तो उस केस में इन रॉन्ग डूइंग को एक्सपोज करेगी, तो कॉमनवेल्थ गेम्स में हो सकता है, या फिर 2G स्पेक्ट्रम का एलोकेशन, या फिर कोल ब्लॉक्स, या फिर बहुत सारी ऐसे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। So right to information open up government records to public scrutiny, thereby arming citizens with a vital tool to inform them about what the government does and how effectively, thus making the government more accountable। तो ये मोर अकाउंटेबल का तो हमने पॉइंट पहले ही पढ़ लिया था कि गवर्नमेंट अकाउंटेबल हो जाती है। साथ ही साथ जो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स हैं, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, वो ओपन हो जाती है, उसमें ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होती है और वो पब्लिक को ईजिली एक्सेसिबल हो जाती है। Improve decision making by public authority by removing unnecessary secrecy। और इससे क्या होगा, जो पब्लिक अथॉरिटी सीक्रेटली अपना काम करते हैं वहां पर वो सीक्रेसी भी रिमूव हो जाएगी। अब आरटीआई को इंट्रोड्यूस करने में क्या क्या चैलेंजेस हुए। सो डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज सॉट विच हैज नो पब्लिक इंटरेस्ट एंड समटाइम्स कैन बी यूज टू मिस यूज द लॉ एंड हरास द पब्लिक अथॉरिटीज। तो बेसिकली यहाँ पर क्या था
कि जो इन्फॉर्मेशन जो भी चाहिए होती थी, हो सकता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन उसमें से ऐसी हो जो पब्लिक इंटरेस्ट, जहां पर पब्लिक नॉर्मल पीपल का इंटरेस्ट ना हो, और बहुत से ऐसे केस होते थे जहां पर पब्लिक अथॉरिटीज को हैरास भी किया जाता था, जैसे वो उन्होंने टाइमली किसी चीज का आंसर नहीं दिया क्योंकि उसमें ज्यादातर लोगों का इंटरेस्ट नहीं था, तो उस केस में उनको हैरास भी किया जा रहा था। तो सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पर यही था। जैसे कि आस्किंग फॉर डेस्परेट एंड वॉल्यूमिनस इन्फॉर्मेशन, मतलब जो पब्लिक अथॉरिटीज थी उसमें नॉर्मल जो पीपल थे वो बहुत ज्यादा हैवी अमाउंट, मतलब बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन मांग रहे थे। साथ ही साथ टू अटेन पब्लिसिटी बाय फाइलिंग आरटीआई, तो यहाँ पर क्या था, जो लोग थे वो पब्लिसिटी लेने लगे आरटीआई को फाइल करके, वो पब्लिसिटी चाह रहे थे कि उन्होंने आरटीआई एप्लीकेशन फाइल किया तो उनको पब्लिसिटी मिले। उसके बाद है आरटीआई फाइल्ड एज विंडिक्टिव टूल टू हरास और प्रेशराइज द पब्लिक अथॉरिटी, जो मैंने बताया कि पब्लिक अथॉरिटी को के ऊपर प्रेशर डालना, उनको हरास करना भी आरटीआई में होने लगा था। बिकॉज ऑफ द इलिटरेसी एंड अनअवेयरनेस अमंग द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इन द कंट्री, द आरटीआई कैन नॉट बी एक्सरसाइज, और क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द इंडियन सिटीजन्स को पता ही नहीं था, क्योंकि वो इलिटरेट थे, साथ ही साथ वो अनअवेयर थे आरटीआई के बारे में, तो आरटीआई ज्यादातर लोगों ने यूज ही नहीं किया। आ कौन से रहते आरटीआई में लोग? आरटीआई में वो लोग आ रहे थे जो पब्लिक अथॉरिटीज को सिर्फ उन पे प्रेशर डाल रहे थे, उनको हरास कर रहे थे। Though RTI aim is not to create a grievance redressal mechanism, the Information Commission often spur the public authorities to redress grievances. लेकिन जो Information Commission थे वो हमेशा public authorities को ये force करते थे कि आप लोगों के grievances को भी address करो, लेकिन RTI का काम वो नहीं है। जैसे ट्राइब्यूनल है, बाकी सारी चीजें हैं, उनका काम वहां पर पब्लिक के जो भी ग्रीवेंसेस हैं उनको एड्रेस करना है, लेकिन आरटीआई का काम ये नहीं है। आरटीआई का काम क्या है वो आपको पता है, ठीक है। तो वो चीज यहाँ पर भी दिक्कत पहुंचाने लगी, तो ये भी एक चैलेंज था आरटीआई के अंदर। फिर आता है रीसेंट अमेंडमेंट, जो मैंने पीछे बताया भी था कि इसमें अमेंडमेंट भी हुए थे। सो द आरटीआई अमेंडमेंट बिल 2013, सो 2013 के अंदर इसका सबसे पहला अमेंडमेंट हुआ। removes political parties from the ambit of the definition of public authorities and hence from the purview of RTI Act। तो बेसिकली जो पब्लिक अथॉरिटीज जो मैंने बताई पीछे कि जिसके अंदर बहुत से लोग आ रहे थे, उसमें से जो पॉलिटिकल पार्टीज थी उनको रिमूव कर दिया गया फिर 2013 के अमेंडमेंट बिल में। फिर उसके बाद आता है द ड्राफ्ट प्रोविजन 2017 विच प्रोवाइड फॉर क्लोजर ऑफ केस इन केस ऑफ डेथ ऑफ द एप्लीकेंट कैन लेड टू मोर अटैक्स ऑन द लिव्स ऑफ विसल ब्लोअर। द प्रपोज्ड आरटीआई अमेंडमेंट एक्ट 2018, जो प्रपोज्ड एक्ट आया 2018 में, इज एम्ड एट गिविंग द सेंटर द पावर टू फिक्स द टेन्योर्स and the salaries of the state and Central Information Commissioner, which are statutorily protected under the RTI Act. The move will dilute the autonomy and independence of CIC. तो बेसिकली यहाँ पर क्या था, यहाँ पर ये बताया गया कि जो 2018 का आरटीआई में अमेंडमेंट हुआ, जैसे मैंने पीछे बताया था कि गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था पहले भी कि वो क्या करेंगे, वो जो इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स हैं उनकी जो पे है उसमें वेरिएशन करेंगे, उसमें चेंज करेंगे। तो यहाँ पर वही हुआ कि यहाँ पर क्या हुआ कि सेंटर को पूरी पावर मिल गई, पूरी उनको पावर दे दी गई कि आप जो भी टेन्योर्स है, जो भी सैलरीज है मेरे इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स की, स्टेट और सेंट्रल लेवल दोनों पे, आप उनकी सैलरी को फिक्स कर दो। अब इससे क्या हुआ, उनकी सैलरी को फिक्स करने की वजह से जो ऑटोनॉमी है और जो इंडिपेंडेंस है वो यहाँ पर खत्म हो गई। The Act proposes to replace the fixed 5-year tenure to as much prescribed by the government। तो यहाँ पर जो 5 साल का टेन्योर था उसको भी रिप्लेस कर दिया गया इस अमेंडमेंट के थ्रू। अब इसमें कुछ और भी इश्यूज थे। क्या इश्यूज थे? सो इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स डू नॉट हैव एडिक्वेट अथॉरिटी टू इन्फोर्स द आरटीआई एक्ट। तो जो इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स थे उनके पास ये पावर ही नहीं दी गई, उनके पास ये अथॉरिटी ही नहीं दी गई कि वो आरटीआई एक्ट को इन्फोर्स करवा सके, लागू करवा सके। साथ ही साथ इन केस ऑफ अवार्ड ऑफ कंपनसेशन टू एक्टिविस्ट बाय पब्लिक अथॉरिटी एज ऑर्डर्ड बाय कमीशन, कंप्लायंस यहाँ पर सिक्योर नहीं की जा रही थी। पुअर रिकॉर्ड कीपिंग प्रैक्टिसेस, तो यहाँ पर रिकॉर्ड भी सही से नहीं रखा जा रहा था इन्फॉर्मेशन का। लैक ऑफ एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्टाफ फॉर रनिंग इन्फॉर्मेशन कमीशंस। तो ये जो इन्फॉर्मेशन कमीशन चल रहे थे जहां पर लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी जा रही थी, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होने की वजह से, साथ ही साथ स्टाफ मेंबर्स की कमी होने की वजह से ये जो था इन्फॉर्मेशन कमीशन वो सही से नहीं रन कर पा रहा था। फिर है डायल्यूशन ऑफ सप्लीमेंट्री लॉज लाइक विसल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट, और इससे क्या हुआ, जो विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट था वो भी वहां पर खत्म हो गया, वो वहां पर डायल्यूट हो गया। ठीक है,
अब कंक्लूजन क्या है? सो द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट वाज मेड टू अचीव सोशल जस्टिस, ट्रांसपेरेंसी एंड टू मेक अकाउंटेबल गवर्नमेंट, बट दिस एक्ट हैज नॉट अचीव इट्स फुल ऑब्जेक्टिव ड्यू टू सम इम्पिडेंट क्रिएटेड ड्यू टू सिस्टमैटिक फेलियर। तो इनके जो सिस्टम में जो प्रॉब्लम थी, जैसे मैंने बताया अभी कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम थी और स्टाफ मेंबर्स में प्रॉब्लम थी, तो उस वजह से थे। तो उसके ऑब्जेक्टिव बहुत सारे कि लोगों को ट्रांसपेरेंसी प्रमोट करना चाहिए, सोशल जस्टिस अचीव होगा, लेकिन ये अपने फुल ऑब्जेक्टिव्स को वहां पर अचीव नहीं कर पाया। As observed by the Delhi High Court, that misuse of RTI Act has to be appropriately dealt with, otherwise the public would lose faith and confidence in the Sunshine Act. अब ये एक्ट तो बहुत अच्छा था, तो इसको सनशाइन एक्ट भी बोलते हैं, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि जो आरटीआई एक्ट का बेसिकली मिसयूज हो रहा है, जैसे मैंने बताया भी कि पब्लिक अथॉरिटीज को मिसयूज या फिर उनको एक्सप्लॉइट करने के लिए ये यूज हो रहा था, तो वहां पर क्या होता है, उनको प्रेशर प्रोवाइड किया जा रहा था, तो इसका यूज करने के बजाय लोग इसका मिस यूज करने लगे। सो इट इज वेल रिकॉग्नाइज दैट राइट टू इन्फॉर्मेशन इज नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट। ये राइट टू इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन का हक है, वो नेसेसरी तो है, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं था। To improve the governance, a lot more needs to be done to usher in accountability in governance, including protection of whistleblowers, decentralization of power, and fusion of authority with accountability at all level. तो इन सब चीज़ों से ये ऑब्जर्व किया गया कि सिर्फ इन्फॉर्मेशन का हक ही काफ़ी नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें इंप्रूव की जा सकती हैं जिससे गवर्नेंस इंप्रूव हो। तो यहाँ पर ये देखा गया कि सिर्फ आरटीआई से ही आप ये काम नहीं कर सकते हो। सो दिस लॉ प्रोवाइड्स अस अ प्राइसलेस अपॉर्चुनिटी टू रीडिजाइन द प्रोसेसेस ऑफ गवर्नेंस, particularly at the grassroots level where the citizen interface is maximum. तो इस लॉ से हमें एक प्राइसलेस अपॉर्चुनिटी मिली कि जो भी मेरे गवर्नमेंट के जो भी प्रोसेस हैं उनको हम दोबारा से रीडिजाइन करें, उनको उस चीज़ में क्वेश्चन करें। लेकिन ये याद रखना कि राइट टू इन्फॉर्मेशन नेसेसरी है, लेकिन सफिशिएंट नहीं है लोगों को बेसिकली गवर्नेंस को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, इसी तरह से मेरा राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट खत्म होता है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अब इसमें मुझे लगता है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में इसके मेन जो इश्यूज हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, इसको क्यों बनाया गया, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, वो इंपॉर्टेंट है। अमेंडमेंट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ इसके जो इश्यूज हैं और इसमें क्यों ये एक्ट बनाया गया, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, वो इंपॉर्टेंट है। तो ये आप लोग पेपर में अच्छे से पढ़ के जाइएगा। आई होप आप लोग ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।